हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और फाइनली हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बहुत महीनों से पूछ रहे थे, कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो वो जो पुराना एग्ज़ाम था जिसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन फरवरी मार्च महीने में किया था, जिसका एग्ज़ाम मई जून में होना चाहिए था, जेबी सेबी का, और वो हो नहीं पाया था। तो बहुत से लोग कोरोना वजह से डेट को लेके कंफ्यूज थे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो फाइनली ये IIBF का मैंने वेबसाइट खोला हुआ है। आप IIBF का वेबसाइट खोलेंगे iibf.org.in, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको ये वाला पेज मिलेगा, और वहाँ सामने आपको ऐसे ये पॉपअप ओपन होगा। इसी पॉपअप में नीचे देखिए ये जो नोटिस है, क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, इस नोटिस को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, 4 पेजेस का ये नोटिस है। इसी नोटिस को मैं आपको बताने वाली हूँ, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या है। देखिए, जो भी एग्ज़ाम, इसमें यही लिखा है कि जो भी एग्ज़ाम पहले पोस्टपोन हो गया था, वो एग्ज़ाम आप दोबारा से कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए साफ लिखा हुआ है कि जो जेईबी का एग्ज़ाम था, ये आपका पहला पेपर है प्रिंसिपल वाला, और ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपका दूसरा पेपर है, और तीसरा आपका लीगल का पेपर है। ठीक है, 1 2 3 हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। तो बोला था कि एग्ज़ाम पहले पोस्टपोन हो गया था, लेकिन अभी क्या है, इनकी रिवाइज डेट आई है। ठीक है, पहले इन्होंने शेड्यूल किया था ये 1, 8 और 22। ओके, ये 3 डेट था। मई वाला डेट का तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे हो ही नहीं पाया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि अभी जो रिवाइज डेट आ गई, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी ये डेट्स है 6, 12 एंड 13। ठीक है, 6 दिसंबर को पहला पेपर होगा, 12 दिसंबर को दूसरा, और 13 दिसंबर को तीसरा पेपर होगा। किसका? ये हमारे जेईबी का। तो इसमें एक बात है कि 12 और 13 एक भी दिन का छुट्टी नहीं है, पर आपको अच्छे से अपना अकाउंटिंग का तैयारी अच्छे से रखना पड़ेगा, और लीगल इतना टफ नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले से तैयारी की है तो ऐसा नहीं होता कि आप लास्ट एक हफ्ते में पढ़ के कुछ कर सकते हैं। आप पहले से अपना तैयारी रखिए। तो लीगल में आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, और अकाउंटिंग के लिए तो 1 वीक आपको मिलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग की तैयारी भी साथ साथ रखनी है, और अकाउंटिंग के लिए आपको 1 वीक मिलेगा, तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। पर आपको सबसे अच्छी तैयारी अपनी लीगल की रखनी है। क्यों? क्योंकि 13 तारीख को जस्ट अगले दिन के एग्जाम अगर आप देके शाम को आते हो, तो अगले दिन आपको फिर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट हो गया। तो ये नोटिस करना कि लीगल की तैयारी में सबसे अच्छी रखनी है, और प्रिंसिपल और अकाउंटिंग की तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 1 हफ्ते का आपको टाइम मिलेगा। और ये हो गया जेईबी का डेट। ठीक है, अभी इसकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट होगी, यानी कि जो वेबसाइट है, जब आप रजिस्टर कर पाएंगे तो वो 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आप स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन डेट है 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में। और पहले भी बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि एग्जाम कब होगा, तो मैंने भी कमेंट में रिप्लाई किया था कि बहुत शॉर्ट नोटिस के, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस में ही आपको एग्जाम डेट डिक्लेयर कर देंगे। ये देखिए 9 नवंबर और 15 नवंबर तक हो रहा है एग्जाम, और उसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद, यानी कि 20 दिनों के बाद एग्जाम की डेट्स आ गई। 15 नवंबर से आप 6 दिसंबर में गैप देख लीजिए। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कमेंट्स में कि बहुत शॉर्ट नोटिस में ही ऐसा काम करेंगे, और देखिए वही है ना, यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो चलिए, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होगी उनको कोई परेशानी नहीं होगी, और जिन्होंने नहीं की होगी तो उनके पास सिर्फ 1 महीना बचा। अगर हम आज से काउंट करते हैं तो 1 महीने में उनको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जो बाकी लोग अगर 1 या 2 घंटा देते हैं, तो आपको 5 या 6 घंटे देने पड़ेंगे डेली, अगर आप सच में क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? आंसर है 9 नवंबर से स्टार्ट होगा, और कब उसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है? वो है 15 नवंबर। और मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे 15 या 14 नवंबर का कि चलिए लास्ट डेट में करेंगे, तो प्रॉब्लम ये होता है कई बार, क्योंकि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे सीटें उतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना की वजह से ज़्यादा सीटें नहीं रहेंगी। ठीक है, और अभी भी एक एग्जाम सेंटर पे गई थी मैं, तो वहाँ पे क्या था, 50%। ठीक है, 50% लोग थे, समझ रहे, मतलब जितनी भी सीट्स है उसमें से सिर्फ 50% लोग ही वहाँ पे थे। मतलब अगर 200 सीट्स की बात करें तो सिर्फ 1 सीट होगा, और आपके बगल का सीट खाली होगा। ठीक है, तो इसी वजह से गाइडलाइंस के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करने की परमिशन दी गई IBPS और IIBF सबको। तो जितनी भी सीट्स हर साल हुआ करती थी, उससे बिल्कुल आधी सीट्स आपको मिलेगी। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना 9 नवंबर 10 नवंबर को ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच होगी तो कोशिश कीजिए आप सभी अपना टाइम पे करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, विद नॉर्मल फी। अगर आप थोड़ा और लेट हो जाते हैं 15 के बाद, तो आपको 16 से 22 नवंबर का भी टाइम मिलेगा, लेकिन आपको जो भी आपका नॉर्मल फी है उससे 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, इधर ये जेईबी का हो गया पूरा। यहाँ नीचे देख लेते हैं सीआईबी वालों का भी। सीआईबी वालों का जो डेट है, यहाँ पे आपको लिखा है कि पहले जो था 6, 13 और 20 का डेट था, 6 दिसंबर, 13 और 20, वो हो गया पोस्टपोन। नया डेट है 20, 26 और 27। ये भी देखिए बहुत कम टाइम मिलेगा इनको भी, क्योंकि जो तीसरा इलेक्टिव पेपर है कोई भी आप लेते हैं, वो सब 27 तारीख को। आप ये देखिए इलेक्टिव पेपर की पूरी लिस्ट है, ये 3 से लेके 13 तक जो पॉइंट है यहाँ पे पूरा, ये कॉर्पोरेट, रूरल, इंटरनेशनल, ये सभी इलेक्टिव पेपर है, तो सभी एक दिन में होंगे। ठीक है, इन सभी इलेक्टिव में से आपको कोई भी एक चूज करना होगा, क्योंकि जो ABM और BFM है तो सबके लिए कॉमन है। जो 3 से लेकर 13 है, ये सभी इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना होगा। तो ज़्यादातर ने रिटेल सेलेक्ट किया होता है, या किसी का अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड होता है तो उन्होंने IT किया होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई कि कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, अगर आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। पर अभी तो खैर 1 महीना बचा है, तो आप रिटेल देख लीजिए, क्योंकि रिटेल की बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी
जो चैनल हमारा यूट्यूब चैनल टू हैंड्स, उसमें सारी अवेलेबल है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो जितना भी इलेक्टिव है उसमें से आप एक चूज़ कर लीजिए। अगर सारी आपको रेडीमेड वीडियो चाहिए तो आपको रिटेल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सारा वीडियोस वहाँ पे है। लेकिन अगर किसी ने आई किया है तो कंप्यूटर्स के बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, तो वो आई ही सेलेक्ट कीजिए, वो रिटेल मत सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, IT 10th नंबर का, वो वाला सेलेक्ट कीजिए। तो सभी जो ऑप्शन है सबका डेट फिक्स है 27 तारीख। ठीक है, सबका एग्जाम 27 को होगा, और ABM और BFM सबके लिए कंपलसरी है, ये ऑप्शन नहीं है। तो ABM का एग्जाम होगा 20 तारीख को और BFM का एग्जाम होगा 26 तारीख को। ये अच्छी बात है कि जो ऑप्शन है वो उतने टफ नहीं होते। अगर हम ABM BFM की बात करें तो पहले तो एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलेगा प्रॉपर, क्योंकि BFM के लिए भी आपको 1 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा बीच में। ठीक है, 20 के बाद डायरेक्ट 26 है, तो 5 दिन का टाइम मिल जाएगा। पर बाकी के लिए आपके जो रिटेल है या जो भी आपकी ऑप्शनल है उनके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसकी आप पहले से तैयारी अच्छे से करके रखिएगा। जो भी पहले 2 या 3 घंटा, तो CIB के लिए मैं बोलूँगी कम से कम अगर 1 ही महीना आपके पास बचा है, 1 या 1.5 महीने की अगर बात करें, तो अगर आप 6 या 7 घंटा देंगे डेली, मॉर्निंग या इवनिंग में, तभी आप कर पाएंगे। वरना अगर आप 1 या 2 घंटा दे रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 6 to 7 आवर्स, या वो भी डिपेंड करता है आपने पहले कितनी पढ़ाई की। अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी तो आपको उतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये सारा वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब में, अगर आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चैनल में सब अवेलेबल है हमारे। इसकी डेट्स क्या है, डेट्स उसकी भी सेम है, 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में, जो भी CIB वाले हैं। और एक बार किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैं JIB देके CIB का एग्जाम उसी बार में क्लियर कर सकता हूँ, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। किसी ने बोला कि मैं अगर मान लो नवंबर में एग्जाम देता हूँ JIB का, तो क्या मैं दिसंबर में CIB लिख सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन डेट्स भी देख लीजिए, ये 9 नवंबर से JIB का रजिस्ट्रेशन है और CIB का भी उसी से। तो जब तक आपका JIB क्लियर नहीं होगा आप CIB का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आंसर है नो। चलिए, डेट्स हो गई हमारी 9 से 15 नवंबर नॉर्मल फी जो भी इसका रहेगा, और 16 से 22, अगर 15 को भी अगर कोई नहीं कर पाता अपना रजिस्ट्रेशन, तो 16 से 22 का टाइम मिलेगा। नॉर्मल फी के साथ 100 रुपये इसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब ये नॉर्मल फी क्या है, ये मेंबरशिप फी क्या है, वो सब आपको साइट पे मिल जाएगा। चलिए, पूरा CIB का हो गया। और ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था, ये देखिए। तो कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर JIB जो भी एग्जाम है ऑन शेड्यूल्ड इन मई, जो कि मई में होना चाहिए था, डिड नॉट रजिस्टर अगेन, दे आर मेड एलिजिबल फॉर दिसंबर। तो यानी खुद सोचिए कि अगर आपने एक बार फी पे कर दी और किसी कारण की वजह से, वो कारण क्या, हमारा जो कोरोना की जो बीमारी हो गया, वो एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाए, तो वो आपसे दोबारा पैसे क्यों लेंगे? ठीक है, ये आप सोचिए, दोबारा पैसे आपसे क्यों मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। एक फी के लिए 2 एग्जाम, अगर वो नहीं कंडक्ट करा पाए, ये उनका गलती तो किसी का नहीं है। जब प्रॉब्लम है तो ये सब गाइडलाइंस को फॉलो करनी पड़ेगी, इसमें किसी का गलती नहीं, तो कोई आपसे दोबारा पैसे क्यों मांगेगा एक चीज़ के लिए? ठीक है, तो ऑलरेडी आप फी पे कर चुके हैं मई एग्जाम के लिए, एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाए तो दिसंबर में आप एलिजिबल है, कोई भी आपको फी नहीं करना। ठीक है, फी पे नहीं करना। चलिए, इधर की ये वाला पॉइंट भी हो गया। और क्या है इसमें लिखा था, वेन्यू एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मे में हैव चेंज। अभी इसमें हाँ, ये भी डाउट था सबका कि अगर जो आपके डाउट थे उन्होंने सब लाइन से आपको बताए। देखिए साइट पे, अगर आपको वेन्यू चेंज करना है, सेंटर चेंज करना है, ठीक है, मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हो गया मई एग्जाम में, मई से पहले वो यहाँ पे था, अभी उसको कहीं दूर भेज दिया, कहीं और उसका ट्रांसफर हो गया, तो वो क्या करेगा? तो उसमें लिखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का रिवाइज लेटर, ठीक है, वो अपना सेंटर चेंज कर सकता है, लेकिन उसमें भी उनकी जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है और जो सोशल डिस्टेंसिंग, उसके नॉर्म्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पे आपको बता रही यही है कि जो सीट्स हैं वो आपकी आधी मिलेगी। सेंटर पे अगर 100 कंप्यूटर अवेलेबल है तो सिर्फ 50 ही कैंडिडेट वहाँ जा पाएंगे। आप बैठे होंगे, आपके बगल के कंप्यूटर सिस्टम में कोई नहीं बैठा होगा। ठीक है, ऐसा होगा वहाँ पे। एक एग्जाम ड्यूटी था वहाँ पे ऐसा ही था। चलिए, इन केस द कैंडिडेट इज ट्रांसफर ड्यू टू वर्क रिक्वायरमेंट, ही में चेंज द सेंटर वेन्यू बैच इफ रिक्वायर्ड यूजिंग द बिलो लिंक। इसमें क्या बोला, अगर आपको इफ द कैंडिडेट इज ट्रांसफर ड्यू टू वर्क रिक्वायरमेंट, ही में चेंज द सेंटर इफ रिक्वायर्ड यूजिंग द, अगर किसी को मतलब वर्क रिक्वायरमेंट मतलब उसको ट्रांसफर हो गया या काम की वजह से उसको कहीं जाना पड़ गया, वो अपना सेंटर वेन्यू वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ट्रांसफर हो गया वो सभी अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो वो लिंक ये है। ठीक है, लेकिन लिंक के आगे इन्होंने बस आधा ही लिंक दिया HTTPS, आगे का क्यों नहीं, इन्होंने बोला कि 3 तारीख से अवेलेबल होगी। ठीक है, तो 3 नवंबर को आप जाएंगे, यहाँ पर आपको इस वाली जगह पे आपको एक लिंक अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, IRBF की साइट पे आपको नोटिस में नीचे मिल जाएगा। एक और बात है कि इफ द कैंडिडेट चेंज द सेंटर, रिवाइज एडमिट लेटर विल बी जनरेटेड। अगर आपने सेंटर चेंज किया तो आपका जो एडमिट लेटर वो नया होगा। ठीक है, और वो जनरेट सिस्टम आपको करके देगा, जहाँ पे बाकी लोग अपना एडमिट कार्ड जो एडमिट लेटर है वो डाउनलोड करेंगे, वहीं से आप भी कर पाएंगे। द रिवाइज लेटर विल बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी ईमेल टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल ID एज वेल एज अवेलेबल अंडर द कैंडिडेट लॉगिन। अगर वो लॉगिन करके देखे वहाँ भी उसको मिल जाएगा, या उसकी जो रजिस्टर्ड ईमेल ID वहाँ पे भी जो है IRBF वाले भेज देते हैं। ठीक है, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। एक नोट, इसमें चेंज ऑफ सेंटर इज सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड इज अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि अगर आपने किसी जगह पे, मान लीजिए अभी आप चेन्नई में, अगर आपको मुंबई भेजा है या फिर आपकी ट्रांसफर हो गई है मुंबई, तो
आप सोच रहे हैं कि मुंबई में मुझे जो है मैं मुंबई से एग्ज़ाम लिखूँ, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कितनी सीट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो 100% सभी का नहीं है, लेकिन ये किस बेसिस पे डिपेंड करेगा, ये रहेगा कि इट इज़ अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब जो पहले अप्लाई कर लेगा उसको सीट्स मिल जाएगी। अगर सीट फुल हो गई तो बाद में अप्लाई करने वालों को बोल दिया जाएगा कि सफिशिएंट सीट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से सीट्स ही आधी हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स जस्ट हाफ हो गई है। जिस एग्ज़ाम सेंटर पे 2000 या फिर आप बोलिए 1000 सिस्टम थे, तो 1000 बच्चे वहाँ, मतलब 1000 कैंडिडेट वहाँ एग्ज़ाम लिख सकते थे, अब वहाँ पे जस्ट 500, मतलब सिर्फ 500 रह जाएंगे। तो जितना जल्दी है आप अपना टाइम पे अप्लाई कर लीजिए। तब अब लिंक इज एक्टिव फ्रॉम 3 नवंबर टू 8 नवंबर। चलिए, जो भी इन्होंने बोला कि जो आपका ये लिंक है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का जो लिंक है, वो 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में ही रहेगा, ठीक है। 3 नवंबर से, ये डेट आप याद रख लीजिए, 3 से 8 के बीच में। तो जिन्होंने पहले से अप्लाई कर लिया है, मतलब मार्च अप्रैल में, और जिनको मई में एग्जाम लिखना था, तो उनको फीस नहीं भरना और उनको लिंक मिलेगा, यहाँ से वो अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। और वो लिंक एक्टिव करेगा, मतलब सेंटर चेंज करने का, वो है 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉर्पोरेट विद द एग्जामिनेशन कंडक्टेड अथॉरिटीज फॉर कंडक्टेड एग्जामिनेशन स्मूथली विद। तो वही बोला है कि प्रॉपर आप कॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि कोविड-19 के हिसाब से वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, तो थोड़ी डिफिकल्टी सबको आएगी, पर सभी को कॉर्पोरेट करने के लिए बोला है। चलिए, ये सारा हो गया, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अभी 1-2 लाइन और मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। अगर कोई बोलता है कि क्या 1 महीने में क्लियर हो सकता है या 1 महीना 5 दिन जो बचा है उसमें क्लियर हो सकता है, तो जेईबी के लिए मैं बोलूँगी हाँ हो सकता है, लेकिन आपको मिनिमम 4 घंटा डेली देना पड़ेगा, ठीक है। जेईबी के लिए मैं बोलूँगी हाँ हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है जेईबी। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियोज़ है यूट्यूब में, आप देख लीजिए, और जो और भी चैनल है उन्होंने वीडियो बनाए उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है आप हमारी भी देख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं से आप वीडियोज़ देखिए। अगर आप डायरेक्ट बुक से करेंगे, आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट बुक पढ़ के 1 महीने में हो जाऊँगा, तो नहीं, पॉसिबल नहीं, ठीक है। आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और उसका रिजल्ट उतना ही कम रहेगा, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपका जो चैनल है 2 हैंड्स से वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि ज्वाइन का ऑप्शन नहीं दिखाता, तो उस केस में क्या है, इसका मतलब आपका आईफोन होगा तभी आपको ज्वाइन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या किसी से भी वो अपना लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीमेल आईडी सेव रखिए, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम आपके जो आपके वीडियोज़ है वो जीमेल के थ्रू रहता है। तो आपके जो आईफोन में जो जीमेल आईडी, वही आईडी अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में यूज़ कीजिए, और फिर आप लैपटॉप पे तो वहाँ पे साफ ऑप्शन दिखाएगा ज्वाइन का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, जो भी 159 पर मंथ है उसको पेमेंट कर लीजिए। वहाँ पर अगर आप कंप्यूटर में देखने लगेंगे तो उसी जीमेल आईडी को अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन में भी चलने लगेगा, ठीक है। यही ऑप्शन है आईफोन के लिए। और बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा इतना टफ एग्जामिनेशन, वो सॉरी ये जो पेमेंट है इतना टफ क्यों बनाया, वो इसलिए इतना टफ बनाया क्योंकि होने में तो बहुत सारी ऐप्स भी है, पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। होने में कुछ अच्छी ऐप्स होंगी, मैं ऐसे नहीं कह रही कि सभी ऐप्स ऐसी है, पर जो गूगल है उसका जो पेमेंट है उसमें मतलब अगर आप अपनी कार्ड डिटेल्स डालते हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए गूगल वाला ऑप्शन रखा है कि मतलब सेफ रहे, अगर आपका कुछ कार्ड डिटेल्स कहीं जा रही है तो वो सेफ रहे। थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सीआईबी एग्जाम क्लियर करने से मुश्किल तो ये पेमेंट सिस्टम जो है वो है, जिस मजाक के लिए। तो मैं जस्ट बताऊं कि ये इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप लोगों को जो है प्रॉपर सिक्योरिटी रहे, आपकी जो कार्ड डिटेल है वो सेफ रहे, क्योंकि गूगल पेमेंट पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए है, और ज़्यादा इसमें ज़्यादा मतलब वो नहीं है। और वीडियोस आप देखिए, मैंने सब लिखा है कि हाउ टू ज्वाइन मेंबरशिप का पूरा वीडियो है, आप देखिए। आप वीडियो को आखिरी तक नहीं देखते, फिर आप क्वेश्चंस पूछते कैसे उसको स्टॉप करना है मेंबरशिप, वो सब मैंने एक ही वीडियो में बताया। कैसे आपको नॉर्मली कार्ड से कैसे पेमेंट करना है, अगर कार्ड से नहीं हो रहा, कार्ड में एरर आ रहा है कि योर कार्ड इज़ नॉट मतलब दिस कार्ड इज़ नॉट एक्टिव, कुछ भी अगर आपको एरर आता है तो आप डायरेक्ट फ़ोन पे पेटीएम से कीजिए। उसी वीडियो में मैंने आगे बताया कि कैसे फ़ोन पे पेटीएम या गूगल पे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट में ये भी बताया कि अगर आपका टाइम हो गया है, मतलब अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो मैंने लास्ट में ये भी बताया कि स्टॉप कैसे करें मेंबरशिप। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, आप उसको पूरा देखिए सही, आपको सब इन्फॉर्मेशन उसी एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके साथ अपना तैयारी कीजिए। और हाँ, जेईबी का तो मैंने दे दिया, और साथ साथ आपको सीआईबी का भी आंसर देती हूँ कि सीआईबी का 1 महीने में मैं ये नहीं कर सकती कि हाँ बिल्कुल ही, जैसे मैंने जेईबी के लिए बोला कि हाँ 100% चांस है, अगर 4 घंटा पढ़ लेते हैं अच्छे से और सब वीडियोज़ देख लेते हैं। सीआईबी के लिए मैं बोलूँगी इतना ईजी नहीं है, अगर आप 6-7 घंटे देते हैं तब भी मैं बोल पाऊँगी, लेकिन वो भी मैं पूरा 100% नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, आप अच्छे से अपना 6-7 घंटा पूरा कंसंट्रेशन के साथ दीजिए, अपना सारी वीडियोस देखिए, पूरे बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको सबको, अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। और कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना उसको आप ध्यान से सोचिए कि कौन सा मेरे को 1 महीने में, क्योंकि इलेक्टिव के लिए कोई इतना टाइम नहीं दे सकता है, ठीक है। वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, मतलब हमें करना ही है एक, उसके लिए वो इतना टाइम नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपको कम से कम एफर्ट्स लगे, क्योंकि आपको बीएफएम में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है, सबसे ज़्यादा टाइम बीएफएम को देना है, फिर एवीएम को देना है, और उसके बाद आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। और फिर आप 6-7 घंटा पढ़े तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल सब कुछ है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। चलिए, इधर का हो गया। और जेईबी का भी मैंने बताया कि 4 घंटा डेली आपको देना है कम से कम।
और पूरा अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ। जेबी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अकाउंटिंग है, सबसे ज़्यादा लोग अकाउंटिंग को टफ मानते हैं, तो अकाउंटिंग की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अकाउंटिंग की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और अकाउंटिंग की एक और बात, अगर इंग्लिश में किसको वीडियो चाहिए तो मैंने इंग्लिश की भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, मतलब अगर आप देखना चाहें तो इंग्लिश की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। कुछ लोग जो हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं तो उनके लिए इंग्लिश की वीडियोज़ भी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, जेबी का वीडियो, सेबी का वीडियो, वो जो इंग्लिश में वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो मैंने इंग्लिश में भी सब एक्सप्लेन किया है। अगर आप समझते हैं तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और खास करके जो हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते उनकी तो इंग्लिश की वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इंग्लिश का मेरे को लगता है कि मैं 10-15 दिन में पूरा जो बुक है वो सारा वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छा पॉइंट है। और जेबी में सबसे टफ होता है अकाउंटिंग, सेकंड नंबर पे लीगल को टफ बोलते हैं। तो लीगल का बुक से जो भी मैंने वीडियोस बनाई वो देखिए, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लीगल अकाउंटिंग का अच्छे से तैयारी करना है, फिर लीगल का करना है। और लीगल का आपको और अच्छे से इसलिए करना है क्योंकि लीगल में टाइम नहीं है, क्योंकि 12 के बाद डायरेक्ट 13 को, तो लीगल की तैयारी अच्छे से करने के 2 रीज़न है। पहला तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, पहले से सब रेडी रखना है, सिर्फ 2-3 घंटे मिलेंगे रिवीजन के लिए, तो लीगल की तैयारी ऐसे रखनी है। तो बहुत अच्छे से लीगल की तैयारी कीजिए और अकाउंटिंग की और लीगल की बिल्कुल बराबर से तैयारी कीजिए। और आपका प्रिंसिपल है वो इतना टफ नहीं रहता है। ठीक है, कंपेयर टू दिस टू वो इतना टफ नहीं रहता है। और अकाउंटिंग जो खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, और बैंकों में बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए अकाउंटिंग बहुत टफ पड़ता है। तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो लोग वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो से मैंने सब एक्सप्लेन किया। मैं खुद भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, पर मैंने वीडियोस को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। हाँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, इसलिए मैं समझती हूँ कि उन लोगों को कहाँ परेशानी होती है। तो वीडियो को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं उनको वो जो अकाउंटिंग की जो भाषा है, ये डेबिट क्रेडिट क्या है, 3 गोल्डन रूल्स क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, तो वो सब मैंने जो है बिल्कुल लेमन लैंग्वेज, बिल्कुल ईजिएस्ट लैंग्वेज में बताया। ठीक है, आप देखिए वीडियोस, आपको बहुत अच्छे से उसको जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है वो बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के और आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट बुक्स पढ़ के समझ लूँगा, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैं बोलती हूँ बहुत टफ है ये, बिना वीडियो के नहीं होगा। या आप मेरी वीडियो देखिए, आपको साइट पे कोई और वीडियो अच्छी लगती है आप देखिए, पर बिना वीडियो के आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको करना है। चलिए, बहुत सारी बातें मैं आपको बता दी है, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई पॉइंट का आंसर मैं नहीं दे पाई, कुछ आपको डाउट लगता है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में कीजिए, इसी वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो जो ज्वाइन है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप डायरेक्ट किसी भी वीडियो से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। और ज्वाइनिंग फीस है 159 पर मंथ, उसमें आपको सारी जेबी की वीडियो, सारी सीएबी की वीडियो मिल जाएंगी। और जो इंग्लिश में जो अकाउंटिंग की वीडियो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।